हेलो दोस्तों, वेलकम बैक योर ओन चैनल चार्ट बैंक विद डेविड में। दोस्तों, एक्सिस बैंक है, उसके क्वार्टर रिजल्ट आ गए, क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ गए। तो आज के इस वीडियो में हम क्वार्टर 3 के रिजल्ट देखेंगे, क्या था उसका प्रॉफिट, रेवेन्यू और इंटरेस्ट, एज वेल एज हम और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे जिससे हमें एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि आने वाले समय के लिए यानी लॉन्ग टर्म के लिए हमें एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट की। तो जैसे कि देख सकते हैं, मैंने एक्सिस बैंक के क्वार्टर रिजल्ट यहाँ ओपन करके रखे दोस्तों। तो देख सकते हैं सबसे पहले जो बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, उनका इंटरेस्ट देखते हैं कि एक्चुअल में उनका इंटरेस्ट कितना हुआ है। बाय द वे दोस्तों, मैं बता दूं कि जो भी वैल्यूज है पूरी लैक्स में, तो अब मैं बार बार लैक्स नहीं कहूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। आप देख सकते हैं पूरी जो वैल्यूज है लैक्स में। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस क्वार्टर में क्वार्टर 3 में 2020 की जो क्वार्टर 3 में इनकी जो टोटल इंटरेस्ट अर्न थे, यानी टोटल इन्होंने इंटरेस्ट अर्न किया हुआ था दोस्तों 15,498। एज वेल एज जो लास्ट क्वार्टर में थी दोस्तों, वो थी 16,062, जो कि इस क्वार्टर में कम हुई है लास्ट क्वार्टर से। एज वेल एज जो लास्ट ईयर यानी 2019 में जो इसी क्वार्टर में इसी समय पे इनकी थी 15,708, जो कि आप कह सकते हैं कम हुआ है, यानी ओवरऑल लास्ट क्वार्टर से भी कम हुआ है और लास्ट ईयर के क्वार्टर से भी कम ही हुआ है। तो एक डिसअपॉइंटमेंट मिली हमें इस पॉइंट से। एज वेल एज चलिए अब देखते हैं कि टोटल इनकम कितनी हुई है एक्चुअल में बैंक की। तो इस क्वार्टर 3 की इसमें दोस्तों जो बैंक की टोटल इनकम हुई है वो 19,274 हुई है। तो लास्ट क्वार्टर में वो जो थी दोस्तों वो थी 19,870, और लास्ट ईयर के क्वार्टर में इसी टाइम पे जो थी दोस्तों वो थी 19,494, यानी इस बार जो लास्ट क्वार्टर से भी कम हुई है और लास्ट ईयर के क्वार्टर से भी कम हुई है। तो ये भी यहाँ पे भी हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने मिली। तो ओवरऑल जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज जो इनकम है वो गिरते जा रहा है। तो एक सोचने वाली बात है अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है। सो दोस्तों, ज्यादा पॉइंट्स नहीं देखते, ज्यादा टाइप का टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे बात करते हैं प्रॉफिट की। सो दोस्तों, क्वार्टर 3 में जो इनके जो प्रॉफिट हुआ है दोस्तों कंपनी को, एक्सिस बैंक को, वो है 1,116 का। एज वेल एज जो लास्ट क्वार्टर में जो प्रॉफिट था दोस्तों 1,682 का, यानी काफी ज्यादा गिरावट, यानी 36% की गिरावट आप कह सकते हैं इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में ही अपने को इतना ज्यादा प्रॉफिट था और इसमें इतना कम। एज वेल एज लास्ट ईयर के क्वार्टर में देखिए तो दोस्तों 1,757 का प्रॉफिट था, एंड आप टोटली कह सकते हैं 36 या 35% की डायरेक्ट गिरावट हमें देखने को मिली है प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली एज वेल एज क्वार्टरली प्रॉफिट में भी देखने मिली है। तो दोस्तों, और बैंक की जो इंपॉर्टेंट और क्या रेशियो होते हैं, जैसे कि हम अगर बैंक की बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में दोस्तों कि अपने बैंक को जो कैपिटल मिल रहा है वो कितने अच्छे से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इस क्वार्टर में दोस्तों जो बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो था वो 18.68% था, जो कि लास्ट क्वार्टर में 18.92 था। इस बार भी ये भी कम हुआ है। एज वेल एज बस लास्ट ईयर के क्वार्टर में 18.20 था, तो इस क्वार्टर में बढ़ा है। बट ये सोचने वाली बात है कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये भी कम होते जा रहा है। तो यहाँ भी हमें ओवरऑल एक डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिली है। प्रॉफिट नहीं बढ़े, कैपिटल एजुकेशन रेशियो नहीं बढ़ा, इंटरेस्ट अर्न भी कम हो गया है। तो ओवरऑल आप इसे अपना डिस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बैंक में दोस्तों क्या देखने लायक होता है, इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी एनपीए उनके बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे हम नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट यहाँ देखेंगे। तो इस क्वार्टर में दोस्तों क्या थे, 4,609 थे। लास्ट क्वार्टर में 6,107 थे। तो इस बार ये कम हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एज वेल एज लास्ट ईयर के क्वार्टर में 12,160 थे, तो ये काफी कम हुआ है। राउंड फिगर में आप कह सकते हैं तो दोस्तों 70% ये कम हो गया है। बट इनका इंटरेस्ट तो कम हो ही गया है ना, इंटरेस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी तो कम हो ही गई है। तो एक रेशियो देख के हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। एज वेल दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके वजह से इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट थोड़ा कम हुआ है। बट आप इसे इतने अच्छे नंबर को ऐसे मत कीजिए। जो इस साल लास्ट क्वार्टर में जो एनपीए बढ़े थे उनका इनमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, मीन्स उनका ऑडिटेशन नहीं हुआ, इसलिए इतने कम दिख रहे। तो ऐसे इसमें मत जाइए। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी की थोड़ी लायबिलिटीज और एसेट्स की, कि कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज बढ़ी है या नहीं। तो कंपनी यानी एक्सिस बैंक यानी बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, बैंकिंग कंपनी, इसलिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डिपॉजिट। डिपॉजिट मीन दोस्तों जो बैंकों में हम पैसा नॉर्मल इन्वेस्टर जो डिपॉजिट करते हैं वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो इसमें मतलब दोस्तों जो क्वार्टर 3 में 2020 के वो था 654, तो लास्ट क्वार्टर में था दोस्तों 640, जो कि अच्छी बात है, वो जो बढ़ा है। एज वेल एज लास्ट ईयर के क्वार्टर में 591। तो ओवरऑल देखेंगे तो जो डिपॉजिट है वो बढ़े, जो कि अच्छी बात है, और वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं करूंगा, प्रॉफिट और लॉस मैंने बता दिया है। और हाँ दोस्तों, ये स्टैंड अलोन था। स्टैंड अलोन मीन्स ये जो मैंने बैलेंस शीट आपको बताई है प्रॉफिट और लॉस की, ये सिर्फ एक्सिस बैंक की थी, उसके सब्सिडियरी कंपनियों की नहीं थी। तो दोस्तों
आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि कंपनी का प्रॉफिट और लॉस कैसे चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कंपनी के और कुछ बता देता हूँ कि एक्चुअल में कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1 लाख जो भी बता रहा हूँ दोस्तों करोड़ में, जैसे कि आपको दिख रही है 1,93,528 दोस्तों। कंपनी का जो ईपीएस है 10.33 है स्टैंड अलोन, यानी सिर्फ कंपनी का है ना, एक्सिस बैंक का, उसके जो सब्सिडियरी कंपनी है उसका देखोगे तो 11.59, जो कि अच्छी बात है, ये बढ़ रहा है। डिविडेंड तो जीरो ही है, डिविडेंड जीरो है, डिविडेंड यील्ड भी जीरो है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के पी यानी कितने पॉइंट मिल रहा है हमें। जो इंडस्ट्री का पी है दोस्तों 13.85 है, तो एज वेल जो कंपनी का जो पी है स्टॉक का 16.18, यानी काफी डबल प्राइस पे मिल रहा है। तो इस टाइम पे तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें इसका वेट करना है कि स्टॉक नीचे करेगा। एज वेल एज जो पूरी सब्सिडरी कंपनियां मिला के स्टॉक का जो पी है दोस्तों 54.54 है, एज वेल एज वो भी महंगा ही चल रहा है। तो ओवरऑल आप कहेंगे दोस्तों कि जो कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस काफी महंगा चल रहा है अपने प्रॉफिट और लॉस से बिल्कुल मेल नहीं खाता, प्रॉफिट गिरते जा रहे हैं और स्टॉक महंगा होते जा रहा है, तो ये बुरी बात है। तो चलिए दोस्तों और दूसरी बात देख लेते हैं, कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि दोस्तों कितनी क्या परफॉर्मेंस रही स्टॉक की। एक वीक में दोस्तों कंपनी ने -6.46% रिटर्न दिए, 1 मंथ में दोस्तों कंपनी ने 3.59% रिटर्न दिए, जो कि अच्छी बात है। 3 मंथ में 24.40% रिटर्न दिए। बस दोस्तों इस रिटर्न पे मत जाना, ये तो बस एक रैली थी कि स्टॉक मार्केट काफी स्पीड से बढ़ रहा था, तो स्टॉक भी काफी स्पीड से रिकवर अप कर रहा था। 1 ईयर में देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 ईयर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे नोटिस कीजिए। 1 ईयर में दोस्तों कंपनी का जो रिटर्न है वो -14.61% है। तो दोस्तों अभी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको समझ में आ ही गया होगा। खैर मेरा काम है आपको बताना। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं कंपनी के दोस्तों शेयर होल्डिंग की। ये बताना काफी इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ और काफी बताना भी चाहिए अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो सबसे पहले बताने से पहले मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बता देता हूँ। तो दोस्तों कंपनी में जो प्रमोटर है, जो कंपनी को रन करते हैं, उनके दोस्तों इसमें 13.93% शेयर है। FIS यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनकी दोस्तों इसमें 51% है। DIS यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोस्तों वो इसमें 23.53% है। जो पब्लिक आपके मेरे जैसे जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है उनके इसमें दोस्तों 11.52% की होल्डिंग्स है। बट दोस्तों आप इसमें नोटिस कीजिए कि मैं आपको यहाँ प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न बता रहा हूँ। तो 2019 दिसंबर में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 16.08% थी, बट मार्च 20 में देखे तो 16 हो गई, जून 20 में देखा तो 15.99, सितंबर 2020 में देखो तो 14.78 और दिसंबर में देखोगे दोस्तों तो 13.93। यानी प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कम होते हुए जा रही है, यानी जो कंपनी को चलाते हैं उनको खुद को कंपनी पे भरोसा नहीं है, वो खुद के कंपनी के शेयर बेचते हुए जा रहे हैं। तो ये अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी अपनी खुद की होल्डिंग्स कम करते जा रहे हैं, इसलिए अच्छी साइन नहीं है। लोग मतलब वो खुद का पैसा निकाल रहे हैं, खुद को कंपनी पे भरोसा नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो और आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी के जो प्रमोटर है वो अपनी जो होल्डिंग है वो कम कर रहे हैं, एज वेल जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग कम की है। दोस्तों जो नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्रीज हुई है वो अच्छी बात है, और FIS जैसे कि मैं बताया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 49.24% से 51.02% उन्होंने किया लास्ट क्वार्टर में, ये Q3 में। तो दोस्तों कुछ ओवरऑल इस टाइप का है। एज वेल एज दोस्तों अब चलते हैं कंपनी के चार्ट पे, यानी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो देख सकते हैं ये मैंने से 1 डे के टाइम फ्रेम में सेट करके रखा है। ओवरऑल देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ से कोरोना की न्यूज आई थी और यहाँ से स्टॉक यहाँ से फिर से रिकवर कर चुका है, बट जैसे रिजल्ट आया तो आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस नीचे गिर गया था और अब ये फिर से रिकवर कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो अभी तक इसने अपने मतलब जो नॉर्मल प्राइस चल रहा था कोरोना से पहले वहां तक भी ये नहीं पहुंच पाया है, और एज वेल एज कंपनी के रिजल्ट भी तो काफी खराब आ ही है। तो आपको बहुत सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ओवरऑल व्यू आपको समझ में आ ही गया। आप अदर बैंक भी देख सकते हैं लाइक ICICI बैंक, HDFC, कोटक, आपके पास और भी ऑप्शन है दोस्तों। करंटली जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है दोस्तों वो 656 चल रहा है और ठीक ठाक चल रहा है, और रिटर्न्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको 1 महीने में और 1 मंथ में और 1 वीक में कितने अच्छे रिटर्न ये दे सकता है। तो कुछ इस टाइप का है। ओवरऑल देखेंगे तो जो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही चालू है। सो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको एक ओवरऑल व्यू आ गया होगा कि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट कैसे है और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि कंपनी का जो प्रमोटर से खुद की होल्डिंग कम कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है इन्वेस्टमेंट करते समय। सो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।